नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राजस्थान कांग्रेस ने दिया धरना। सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे दाम 70 सालों में नहीं बढ़े। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की घेराबंदी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, एनडीए कठिनाई भरे समय में कर रहा है मुनाफाखोरी। वहीं 22 मार्च के बाद आज पहली बार खुली रेगुलर अदालतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी मौजूद। कोरोना के चलते जोधपुर की निचली अदालत अभी भी बंद। और राजस्थान के 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हजारों बच्चों ने दिया इम्तिहान। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी परीक्षा की तैयारी। 15 जुलाई से होंगे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के इम्तिहान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की, जहां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं। आज राजस्थान कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना दिया। जयपुर में यह धरना यूथ कांग्रेस कार्यालय के परिसर में किया गया, जहां राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट समेत राज्य के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल थे। इस दौरान नेताओं ने अजीबोगरीब तरीके से भी प्रदर्शन किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और विधायक गंगा देवी ऊंट गाड़ी से धरना स्थल पर पहुंची। सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा 200 देशों में नहीं हो रहा है। 20 दिन तक लगातार सरकार बेइंसाफी करती आई और ये वही लोग हैं जब विपक्ष में थे तो 10 पैसे 20 पैसे दाम बढ़ते थे तो पूरे देश में हाहाकार मचाते थे। आज 15-20 रुपए दाम बढ़ गए पिछले एक महीने में, जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चरमरा गया है। डीजल की दरें इस कोरोना संकट के समय में जिस ढंग से बढ़ाई गई है, ये देश की जनता के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार कोरोना संकट के समय में भूख से, बेरोजगारी से, दर्द से, मजदूरों की मौत से भी हिले नहीं है और सरकार अपना खजाना भर रही है और जनता की जेब काट रही है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस समस्या का भी हल निकाल लेगी। कांग्रेस ये दावा करे कि उनके कार्यकाल में कभी नहीं बढ़े तो बेशक वो हकदार है, लेकिन उनके जिस प्रदेश में वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 6 महीने में 5 बार वैट बढ़ा है और उसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमतों में पड़ोस के राज्यों से बड़ा अंतर है। उनको लगता है कि इससे हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलती है, लेकिन उल्टा रेवेन्यू कम हुई है, क्योंकि वॉल्यूम कम होने से और जो कलेक्शन टैक्स का होना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। तो कांग्रेस ने आज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी अभियान शुरू किया। #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल प्राइस के नाम से इस कैंपेन में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आज बहुत ही आक्रामक रूप देती हुई कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक कैंपेन चलाया, जिसमें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बहुत बड़ा इस समय विरोध प्रदर्शन किया आज कांग्रेस ने। और उसी के चलते सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर भी एक कैंपेन चलाया गया, #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल प्राइस कैंपेन, जिसमें अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके सरकार की जो नीतियां हैं उनको गलत ठहराया। हमारे साथ जयपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को घेरती हुई नजर आई, और उसी में जो ये सोशल मीडिया की बात करें तो #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल प्राइस कैंपेन में कहीं ना कहीं यहां पर सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है। देखिए, कांग्रेस को ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। मुद्दा तो ये काफी समय से था, लेकिन अब तक उस पर इतनी बात नहीं हो पाई थी। कारण इसका ये था कि अभी हाल में जिस तरीके से तेल के दाम गिरे हैं
वो बहुत जबरदस्त रहे, क्योंकि बीच में तो अगर थोड़ा गिरे भी थे तो वापस $60-65 तक बीच में आए भी थे, लेकिन अब इस लेवल तक पहुंच गए थे कि एक बार तो माइनस में चले गए थे, और जो एवरेज क्रूड बास्केट है वो करीबन $30 से $35 के आसपास रही है। ऐसे में इसके बावजूद सरकार पिछले 22-23 दिन से कस्टम ड्यूटी में और एक्साइज में इंक्रीज करके और इनके दाम बढ़ा रही है, तो वो वाकई में लोगों को चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इसको समय रहते भापा, और ये ऑल इंडिया लेवल पे जब प्रोग्राम किया गया तो उसमें कांग्रेस राजस्थान में जो सत्ता और संगठन है वो दोनों साथ आए। उन्होंने सड़क पे यानी कि साथ में बैठ के धरना दिया है, और सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया है जिसमें उन्होंने काफी तल्ख शब्दों में सरकार की आलोचना की है। जी संजय जी, और बिल्कुल मुद्दा भी वही है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने मुखर तरीके से इसे उठाया है वो भी अपने आप में एक अलग से ही विपक्ष की एक स्ट्रांग जो इमेज है वो सामने लाकर रख रहा है लोगों के सामने। संजय जी। हाँ देखिए, आज आप अगर इस चीज से देखें कि उन्होंने बहुत ही अनूठे तरीके से कई लोग आए, कोई ऊंट गाड़ी पे आया है, कोई साइकिल पे आया है, तो अलग अलग तरीके उन्होंने अनोखे अपनाए लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। और बहुत अरसे बाद मैंने देखा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पे इस तरीके से हावी हुई है जी। और हमने कई जगह जो बीजेपी के नेताओं से जब उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाइक पे, तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। तो जाहिर है कि इस मसले पे बीजेपी डिफेंसिव में है और कांग्रेस बहुत आक्रामक होकर और इस पे हमला कर रही है। जी शुक्रिया संजय जी इस पूरी चर्चा के लिए। बढ़ते हैं आगे। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जयपुर में हुए विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंस पालन नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने मंच से कहा कि हम जिम्मेदार लोग हैं और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। घोषणा करना जिसमें आम जनता को ₹1 का लाभ नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आज क्योंकि बहुत लोगों में उत्साह था, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हम जो मापदंड तय करके सुबह हमने मन बनाया था पूरी तरह से हम खरा नहीं होता था, तो मुझे खेद भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन पूरी तरह नहीं कर पाए। भविष्य में इसमें और एहतियात हम बरतेंगे। आने वाले जो कार्यक्रम होंगे ब्लॉक लेवल पर उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल रैलीज भी करें, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर भी करें, ताकि आम नागरिक के सामने एक अच्छा उदाहरण लोग पेश कर सके कि अगर हम जिम्मेदारी से काम लेंगे तो लोग भी इसका सबक अच्छा लेंगे। वहीं जयपुर के अलावा आपको बता दें राज्य भर में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीकानेर में रैली निकालकर काले झंडे लहराए और बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध जताया। वहीं करौली में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दामों में बढ़ोतरी का तीखा विरोध देखने को मिला। यहां कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर विरोध जताया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। जब यूपीए की 2014 में यूपीए की सरकार थी तो यही पेट्रोल जब क्रूड ऑयल 130 रुपए, 140 रुपए, 100 रुपए, 90 से नीचे कभी गया नहीं, तो 65-70 रुपए पेट्रोल मिलता था। उस वक्त यही इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी ये पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर बहुत बड़े जनता के सामने प्रदर्शन करते थे। आज कहाँ गए वो? आज तो संकट की घड़ी और है। वहीं बीजेपी के राजस्थान जनसंवाद रैली के लिए तैयार करवाए गए एक डिजिटल पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का फोटो नहीं लगाना पार्टी में कलह का कारण बन गया। इसे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने यूनिस खान को ट्रोल करना शुरू किया। दरअसल नितिन गडकरी की एक रैली के लिए यूनिस खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर की पोस्ट किया जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो हैं। और इस पोस्ट के बाद कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि अब बीजेपी दो धड़ों में बटी साफ नजर आ रही है। दरअसल यूनिस खान को राजनीतिक तौर पर वसुंधरा राजे के नजदीकी माना जाता है। सामान्य तौर पर जो लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट के ज्ञानी नहीं हैं, खासतौर पर नेताओं में, उनके पेजेस को दूसरे लोग भी चलाते हैं और उनको जितनी ज्ञान होता है, जितनी उनकी समझ होती है, उसी के हिसाब से उसको चलाते हैं।
अब ये व्यक्तिगत लोगों की अपनी विवेक पर निर्भर करता है किसकी फोटो लगाते हैं किसकी नहीं लगाते हैं। मैं संतुष्ट हूं कि राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता मुझे फॉलो करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। अब यदि कोई एक आध अपवाद स्वरूप कोई चीज हो जाती है तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मुद्दे पर और जानकारी और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़े हुए हैं। तो संजय जी, डिजिटल पोस्टर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का फोटो गायब है, उसको लेकर यहां कलह होता हुआ, पार्टी के अंदर ये जो खेमेबाजी है ये जो चल रही है, इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे, ये क्या है? देखिए, जब पार्टी कोई विपक्ष में होती है तो प्रदेश अध्यक्ष ही उसका चेहरा होता है, और कोई भी यदि बैनर या पोस्टर बनाता है, चाहे वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर बनवाए, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं होना बड़े अचरज की बात है। और ये धड़ेबंदी अभी हमको सामने आई है, लेकिन ये पहले भी गाहे बगाहे दिखती रही है। जब सतीश पूनिया ने अध्यक्ष पद का भार संभाला था तो वसुंधरा राजे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई थी और उन्होंने चिट्ठी भेजकर उनको बधाई दी थी। इसके अलावा जब भी जो सीएए के समर्थन में जब रैली हुई थी तब वो उस स्टार्टिंग पॉइंट से शामिल नहीं हुई, वो जहां पे धरना था वहां पे शामिल हुई, मंच पर नहीं बैठी। और उनके पोस्टर, उनका चेहरा जो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अब तक एक चेहरा माना जाता था, वो कई पोस्टर और बैनर से नदारद रहा है। तो अब उनके खेमे की तरफ से ये देखने को मिल रहा है कि अभी जो ये पोस्टर्स और बैनर्स हैं जो वर्चुअल रैलीज हो रही है, उसमें उनके जो विरोधी जो जिनको माना जाता है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनका चेहरा उनके समर्थक नहीं लगा रहे हैं। इसके पहले राजस्थान विधानसभा में जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने बायकॉट किया, गुलाब चंद कटारिया ने, तब भी वसुंधरा राजे के समर्थक जो कैलाश मेघवाल थे पूर्व अध्यक्ष, वो बाहर नहीं आए और उनकी जो नाराजगी थी वो सार्वजनिक हुई। तो ये जो बीजेपी दावा करती है कि वो एकजुट है और चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, तो उसमें पार्टी विद डिफरेंस जो है वो पार्टी ऑफ डिफरेंसेस नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, कभी कभार इन पोस्टरों के जरिए पता चल जाता है, बीजेपी के नेता खुद ब खुद बता देते हैं कि वो किस खेमे से ताल्लुक रखते हैं। कहीं ना कहीं ये खेमेबाजी पार्टी को भी बड़े तौर पर नुकसान पहुंचाती है संजय जी। देखिए, नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि कोई चुनाव आसन्न नहीं है इसलिए शायद ये इतना खतरा नहीं हो। लेकिन हाँ, यदि कोई चुनाव अभी होता आने वाले कुछ महीनों में, जैसा होगा मेरे ख्याल से जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, यदि ये धड़ाबंदी नीचे तक जाती है तब उस समय पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च से बंद रेगुलर अदालतें फिर शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट समेत दूसरी अदालतों में सोमवार से रेगुलर तरीके से कामकाज शुरू हुआ। अब तक कोरोना की वजह से कई जरूरी मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए हो रही थी, लेकिन अब सुनवाई के दोनों माध्यम रहेंगे, यानी वकील खुद भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपनी दलीलें दे सकेंगे। लेकिन जोधपुर में निचली अदालत में आज कामकाज नहीं हो सका। 2 न्यायिक अधिकारियों के पॉजिटिव होने के बाद कर्मचारियों के सैंपल लिए गए और इन सभी की रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, लगभग 96 दिन बाद आज कोर्ट्स खुले हैं राज्य में। किस तरह से रहा आज का दिन अदालतों में और क्या जो गाइडलाइंस तय किए गए थे उनका पालन करते हुए हुआ कामकाज अदालतों में? तो बिल्कुल आज ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली है। हालांकि बहुत समय बाद कोर्ट खुले हैं, करीब 3.5 महीने के बाद में लॉकडाउन की वजह से कोर्ट खुले हैं। आज पहला दिन ठीक रहा। हमने कहीं जयपुर कोर्ट नजर हमने देखा था, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान सोशल मीडिया के जरिए भी सुनवाई का काम जारी रहा था कई बार, ऐसे में अब जो है वर्चुअली और फिजिकली दोनों तरीके से सुनवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कोर्ट में बहुत लंबी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है, बहुत ज्यादा परिवादी है जो उनका नंबर भी नहीं आता और बहुत भीड़ होती है। तो ये अब उस पर जो है काफी असर देखने को मिल सकता है कि जब ऑनलाइन भी उसकी सुनवाई हो सकती है और फिजिकली हो सकती है, तो ऑनलाइन होने की वजह से सभी परिवादियों को या उनके वकीलों को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छी बात कह सकते हैं। जी रामस्वरूप, जोधपुर में एक निचली अदालत में आज कामकाज नहीं हो सका। माना जा रहा है कि वहां 2 न्यायिक अधिकारी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब जब उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है, उसके बाद कब तक कोर्ट खुल जाएंगे जोधपुर का?
देखिए अभी उसमें समय लगने की संभावना है, क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव 2 नए मजिस्ट्रेट पाए गए हैं तो उन दोनों को क्वारंटाइन कर लिया जा चुका है। उसी के दरमियान जो उनके ऑफिस में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उन सभी को भी जो है क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। तो ऐसे में जो स्टाफ वहां का है वो काम पर नहीं आ रहा है, जो न्यायिक अधिकारी है वो काम पर नहीं आ रहे। ऐसे में ऐसा लगता है कि अभी कुछ करीब सप्ताह भर का समय वहां पर लग सकता है, क्योंकि जब तक उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव और नहीं आती सभी कर्मचारियों की और जो पॉजिटिव पाए गए उनकी, तब तक जो है एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरती जाएगी और वहां पर सुनवाई होना मुश्किल है। जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरों पर आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के इम्तिहान 15 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेंगे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षाओं के टाइम टेबल को आखिरी रूप दे दिया गया है। कल परीक्षाओं का टाइम टेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षाओं के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिए कुल 170 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना महामारी की गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है और इस बार करीब 2 लाख छात्र परीक्षा देंगे। और वहीं कोरोना की वजह से राज्य में स्थगित हुई 10वीं की बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। सोमवार को पाली में 31,700 छात्रों ने सामाजिक ज्ञान की परीक्षा दी। जिले में कुल आपको बता दें 142 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने परीक्षा दी है। संक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। और बता दें कि पहले एक कक्षा में 24 विद्यार्थी की बैठने का इंतजाम होता था, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अब सिर्फ 16 विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई है। और इस दौरान सभी छात्र मुंह पर मास्क लगाए दिखे। अभी ऐसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के साथ एग्जाम दिए जा रहे हैं, प्लस सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखा है। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से एग्जाम देने का हमें कोई डर नहीं है, हम आराम से एग्जाम दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा जो टल गई थी उसका आज पहला एग्जाम हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, किस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी कर रही है तैयारी? देखिए अब तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन हमने देखा कि बीच में जब कोरोना का संकट काल रहा, पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, तो ऐसे में सभी तरह के जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे। 18 जून से कक्षा 12 की बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए थे। आज से जो बचे हुए एग्जाम थे 10th बोर्ड के वो शुरू हो गए हैं और अब यूजुअल पीजी के जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी के वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अब जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली गई है, सारा सेंटर तय कर दिए गए हैं। अब 1-2 दिन में ही कह सकते हैं कि सभी जो प्रवेश पत्र वगैरह है वो अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र निकाल ले। जहां तक बात करें वहां पर सावधानियों की, तो जैसे हमने शुरुआत में देखा था 18 जून को जब एग्जाम 12th का शुरू हुआ था, उस दिन भी देखा हमने कि जितने भी परीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहां पर सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना की जा रही है। यानी कि जितनी क्षमता पूर्व में होती थी उससे आधी से कम क्षमताओं को भी यहाँ पर कक्षा में जो है एग्जाम देने वाले छात्रों को बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स को डेट शीट मिल जाएगी एग्जामिनेशन की, उनके रोल नंबर्स और साथ ही साथ कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहीं रामस्वरूप, आपसे जानना चाहेंगे कि 10वीं की आज बोर्ड की परीक्षा पहली परीक्षा थी, किस तरह से हुई वो आज? क्या सारे एहतियात बरते गए थे? स्टूडेंट्स कंफर्टेबल थे मास्क पहन के, क्योंकि उनको एग्जाम देना पड़ा था? बिल्कुल ठीक स्थिति नजर आई, कहीं भी ऐसा देखने को शिकायत देखने को नहीं मिली कि वहां पर कोई अव्यवस्था थी। ये हमने सब जगह देखा कि जो भी स्टूडेंट स्कूल में कक्षा में प्रवेश करते तो वहां उसके बाहर ही सबको मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। तो सभी बच्चे जो है लगभग मास्क लगाकर ही घर से लगाकर आए थे। हालांकि कुछ स्कूलों ने जो है अपने मुख्य गेट पर ही मास्क रख दिया था। कोई मान लो कोई नहीं पहन के आए या कोई भूल जाए या कोई गिर जाए टूट जाए तो उसके लिए अलग से भी मास्क का इंतजाम किया गया था। और बाकी सभी को हाथ धोने के बाद ही प्रवेश दिया गया, सैनिटाइज भी वहां पर करवाया गया और कई जगह जो है तापमान भी चेक किया गया। हालांकि सभी जगह ऐसा देखने को नहीं मिला कि वहां पर टेम्परेचर चेक किया गया, लेकिन तो सभी एहतियात, सभी प्रिकॉशंस लिए गए और बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम दे दिया। शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सोमवार सुबह आए कोरोना अपडेट के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़कर 17,392 हो गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक 402 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
सोमवार को सबसे ज्यादा 18 केस भरतपुर से सामने आए, जबकि कोटा में 16, बाड़मेर में 14, राजधानी में 13 नए केस सामने आए हैं। वहीं नागौर में 12, सिरोही में 11 और उदयपुर में 10 नए केसेस देखने को मिले। और इसी बीच 30 जून तक चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता अभियान अब एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसे एक सफल अभियान बताया और इसे 7 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान से लोग आगे आकर जुड़ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग किया जाए। और वहीं राजस्थान में आज 200 से ज्यादा कार्यस्थलों पर नरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इन मजदूरों ने 600 रुपए मजदूरी दिए जाने, औजार भत्ता दिए जाने, ग्राम सभा की ओर से बनाई गई योजनाओं पर ही काम किए जाने और देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी इन्हीं मांगों के साथ इन मजदूरों ने ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान रोडवेज आज से रात में चलने वाली बसों को शुरू कर रही है। फिलहाल ये सेवा करीब आपको बता दें 200 रूट्स पर शुरू हो रही है। रोडवेज बसें इन मार्गों पर करीब 436 ट्रिप करेगी। राजस्थान रोडवेज की बसें अब गुजरात के लिए भी चलेंगी और इससे पहले रोडवेज हरियाणा के लिए बस संचालन शुरू कर चुका है। अभी रोडवेज की बसें सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही राज्य के अंदर और बाहर आती जाती हैं, लेकिन अब परिवहन विभाग की इजाजत के बाद सोमवार रात 9 बजे के बाद भी राज्य की सीमा और सीमा से बाहर बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।